मगर इमरान नियाजी साहब ने बताया कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन होता है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। और हमारे तो बड़े अच्छे रवाबित थे। हम तो समझते थे कि शायद ये को भले इंसान हैं। मगर 4 माह की हुकूमत में जो करतूत उन्होंने की और उनके साहबजादे ने, उन्होंने करप्शन के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां तक कि बुशरा बीबी ये कहने पे मजबूर हो गई, बुजदार ने तो कुछ नहीं किया था, मोनस बेटा तो मुझे अब मिला है जिसने इतनी कमाई करके दी है। तो लाहौर का मास्टर प्लान हो जिसमें कई सौ अरब रुपए की करप्शन हुई, हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे बटोरे गए। पेपर स्कीम्स मैंने पहले नहीं सुनी थी। इमरान खान साहब ने जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उसी के सेक्रेटरी के मुंह से यह बात सुनी कि पेपर स्कीम्स भी होती हैं, जो तरक्याती मंसूबे असल में नहीं बनते, सड़क का सिर्फ नाम कागज के अंदर होता है और उसके पैसे सरकार से लिए जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं, कुछ अपनी जेब में डाले जाते हैं। तो ये पंजाब का स्याह तरीन दौर था जब कमीशन भी 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 40% तक कमीशन स्कीमों के अंदर लिया गया पेपर स्कीम्स के तहत। अब पेपर स्कीम्स अपनी जगह पे, लाहौर का मास्टर प्लान अपनी जगह पे, इसके साथ साथ जो गरीब अवाम के हक पे डाका डाला गया कि जो पैसे वेलफेयर में जाते हैं, अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम पैसे भी पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो गुजरात में लगा रही थी। गुजरात हमारा शहर है, हमें बड़ा प्यारा है, मगर कई सौ अरब रुपए वहां लगा देना। अब ये दो तरह की करप्शन हो रही थी। एक तो ये था कि लाहौर के मास्टर प्लान में, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने ही कुलअदम करार दिया, उसको ख़त्म किया, जिसमें लाहौर का जो एरिया है उसमें ग्रीन एरिया ज़्यादा दिखाने के लिए शेखुपुरा के एरिया को ऐड कर दिया गया ताकि ब्राउन एरिया उसके तनासब से बढ़ाया जाए। अगर लाहौर में फ़र्ज़ करें 20% ग्रीन एरिया है तो शेखुपुरे का एरिया ऐड करके लाहौर के ग्रीन एरिया को 30% कर दिया गया ताकि ब्राउन एरिया बढ़ा दिया जाए जिसमें हाउसिंग सोसाइटियां बननी थीं। अब उसमें जिन लोगों की इर्रेगुलर हाउसिंग सोसाइटीज़ थीं, जिन्होंने एनओसी नहीं लिए थे, जिन्होंने मंजूरियां नहीं ली थीं, उनसे करोड़ों रुपया लिया गया कि आप पैसे लेके आए और अपनी हाउसिंग सोसाइटी लीगल करवा लें। लीगल से बहुत से हाउसिंग माफिया से पैसे लिए गए कि हम आपको ग्रीन एरिया ब्राउन करके देते हैं, जिधर कंस्ट्रक्शन की इजाजत होगी आप वो कर लें। अब ये लाहौर का मास्टर प्लान है जिसमें नैब ये कह रहा है कि उजलत में बनाया गया जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, क्योंकि ग्रीन एरिया आपके मेरे बच्चों ने इन फिजाओं में सांस लेना होता है, तो ग्रीन एरिया 1% किसी भी शहर की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का नोटिस जो है कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको खत्म करके फौरी तौर पे करवा दिया गया। एलडीए की बोर्ड की मीटिंग उजरत में करवाई गई, जल्दी करवाई गई, क्योंकि कई सौ अरब रुपया पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने लेना था। अब जब वो पैसा बटोर लिया गया तो साहबजादे जो हैं वो कह रहे हैं परवेज लाई इन पेन मोनस इन स्पेन। बुजुर्गी की इस हालत में अपने वालिद को तने तना छोड़ के जो बेटा बाहर अयाशी कर रहा हो, लंदन के महंगे तरीन होटलों में क़याम कर रहा हो, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा हो, जिसका रोज़ाना का खर्चा कई हज़ार पाउंड का हो, उस पर क्या कहना कि जब बाप वज़ीर आला था तो मुकम्मल अयाशी यहाँ पे थी, जैसे ही बाप पर मुश्किल आई भाग दौड़े बाहर के मुल्क। तो ये जो परवेज़ इलाही साहब पे केसेस हैं ये किसी ने बनाए नहीं हैं, ये इनका अपना किया धरा है, ये इनके अपने करतूत हैं जो इनके सामने आए हैं। इस पर अफसोस ये है कि एक के बाद एक जब वो तहकीकाती इदारे की तहवील में हैं, जिस्मानी रिमांड पर हैं, उनको बुला के छोड़ दिया जाता है। ये तो इसी तरह है जिस तरह आप जाते हैं ना चौकों में, वो परिंदे उन्होंने रखे होते हैं, कहते हैं पैसे दो परिंदे आज़ाद करवा लो। ये तो मुझे उस तरह का कुकर्तब लगता है। कभी तारीख में नहीं हुआ कि किसी मुलजिम के लिए कहा जाए इसको घर छोड़ के आओ और तोड़ छोड़ के आओ और इंश्योर करो ये घर पहुंच जाए। भाई उसकी करप्शन का हिसाब किसने लेना है उससे? और आज तारीख में पहली दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में
चलें कर सकते हैं, कानूनी तौर पे मान भी ले कर सकते हैं, मगर इसकी इंप्लीकेशंस हैं। कल को पेशावर हाई कोर्ट कराची के आईजी को बुला लेगी और सिंध हाई कोर्ट केपीके के आईजी को बुला लेगी। आज आपने इस्लामाबाद के आईजी को नोटिस किया, भाई इस्लामाबाद में एक लीगल ऑर्डर के तहत वो नजरबंद हैं। आपने अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कहा, आप हायरार्की से ही हट गए। आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस नहीं। मैं अपने सेशन जज को कहता हूं कि वो बाजियाब करा के गाड़ी में बिठा के लाए, जिस तरह किसी ने अगवा किया हुआ है। भाई लाहौर के मास्टर प्लान की अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब किसने देना है? पेपर स्कीम्स में जो कमीशन खाया गया उसका हिसाब किसने देना है? डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पे जो एक मकरू धंधा किया गया उसका जवाब किसने देना है? कई सौ अरब रुपए इस कौम के खा गए, गजब खुदा का, जो गरीब अवाम पे लगने थे, उसका हिसाब किसने देना है? आप सेशन जज को कह रहे हैं कि नहीं गाड़ी में बिठा के ले आओ इसको। आप तब कहां थे जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत आई थी और सेशन जज जो एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने कहा था मैंने जिरा करनी है और 4 घंटे जिरा की थी? आप तब कहां थे जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात डाली गई थी, बिला वजह डाली गई थी, कैद करने के लिए डाली गई थी और कोई पूछने वाला नहीं था? आप तब कहां थे जब फरियाल तालपुर को रात के अंधेरे में चांद रात पे नैब पकड़ के ले गई थी? आप तब कहां थे जब मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया था वालिद को अजियत देने के लिए? अगर तब चाहते तो जेल के बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता था, नहीं, वो जेल में वालिद के सामने गिरफ्तार करके वालिद को अजियत देना मकसद था। आप तब कहां थे जब एहसन इकबाल जैसा शरीफ आदमी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के केस में अंदर था? आप तब कहां थे जब आहा चीमा का 3 साल का बेटा और 5 साल का बेटा बिलक बिलक के सवाल करता था कि मेरा वालिद 3 साल घर क्यों नहीं आया? 3 साल की तो सजा हुआ करती है। आप तब कहां थे जब साद रफीक और उसका भाई 1.5 साल जेल में थे? आप तब कहां थे जब हमजा शहबाज शरीफ को 2 साल सिर्फ इसलिए कैद भेजा गया क्योंकि वह नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा है? उसकी 11 माह की बच्ची को कौन जवाब देता? तब तो आपको ख्याल नहीं आया। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए कहते हैं कि उसको घर छोड़ के आओ। आज आप इतने बड़े मुजरिम के लिए कहते हैं कि मैं अपनी लाहौर हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन भी नहीं देखूंगा, मैं अटक के सेशन जज को कहता हूं कि इसको पेश कर दें। आज आपको इंसाफ याद आ गया। तब आपको इंसाफ याद नहीं आया था, खौफे खुदा नहीं आया था कि जब पूरे पूरे खानदान अंदर थे सिर्फ इसलिए कि उस वक्त के हाकिम का ये शाही हुक्म था कि इनको अंदर करना है? तब तो आपको इंसाफ याद नहीं आया, खौफे खुदा नहीं आया। और आज पुलिस अफसरान पे जिस तरीके से कंटेम्प्ट लगाने की बातें की जा रही हैं, मुझे ये बताएं कि उनका क्या कसूर है? यानी एक पुलिस अफसर जो अपने फराइज निभाते हुए एक काम करता है, पुलिस अफसर का क्या कसूर है? आज शो कॉज नोटिस की बातें हो रही हैं, शो कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं, कंटेम्प्ट की बातें हो रही हैं। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपने अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से हट के बाहर की एक ज्यूरिस्डिक्शन से एक आईजी को शो कॉज किया है। कंटेम्प्ट तो आप पे लगता है कि आपको चाहिए था कि कोई कानून, कोई ज़ाब्ते का आप ख्याल करते और इस तरह के ऑर्डर पास ना करते कि घर तक छोड़ के आओ। जब जब घर तक छोड़ने के ऑर्डर आएंगे और मुल्जिमान की पुष्टपनाही रोब्स पहन के बेंच पे मौजूद जजेस करेंगे तो फिर इंसाफ बिकेगा भी और इंसाफ बेतौकीर भी होगा। मैं बस इतनी सी बात आपके सामने रखना चाहता था जो मैं समझता था कि ज़रूरी है कि एक शख्स जिस पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं उसको किस तरीके से आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अदा साहब, इसमें क्योंकि हमें कोर्ट की जो एक इज्जत है, वकार जो है, उसको तो भरोसे खातिर रखना है। अब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसमें ये लिखा था वाज़े तौर पे कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई भी पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे और पुलिस की तहवील में ऑर्डर हुआ था कि आप इनको छोड़ के आए। तो ये चले आपकी तनकीद अपनी जगह, लेकिन कहीं कोर्ट की जो ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है साहब आपका। जी बिल्कुल, अगर परवेज इलाही साहब निकलते ही किसी शख्स को गोली मार देते, कत्ल कर देते, तो क्या यह बहाना लिया जाता कि कोर्ट ने कहा था कि घर छोड़ के आना है
तो रास्ते में ये रेप करें, ये डकैती करें, ये चोरी करें, ये अगवा करें, कोई ना पूछे। अगर भाई वो किसी और केस में मतलूब हैं या उनका कोई और डिटेंशन ऑर्डर है, ये ब्लैंकेट ऑर्डर अब बंद होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी शख्स को कहें ये आज भी बरी, ये कल भी बरी, ये परसों भी बरी, ये आने वाले 2 महीनों के लिए बरी है। इस तरह के ब्लैंकेट ऑर्डर दुनिया में कहीं नहीं होते। जो यहां पे लूट सेल लगी हुई है और थोक के हिसाब से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, एक शख्स मतलूब है तो पकड़ा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कह दें कि किसी भी केस में नहीं पकड़ा जाएगा। ये कानून के साथ, कानून की हुक्मरानी के साथ मजाक है कि आप ब्लैंकेट कवर दे दें, ब्लैंकेट बेल दे दें, ब्लैंकेट रिलीफ दे दें और उसके बाद कहें कि जी इसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये ऑर्डर था ही नहीं जिस पर अमल दरामद होता। और मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का एक लीगली वैलिड कैरिड आउट ऑर्डर था जिस पर अमल दरामद कराया गया है। सर ये बताएं, आप हमेशा अदालतों पे तनकीद करते नजर आते हैं, उनके फैसलों के ऊपर जो भी पार्टी एग्री होती है वो अदालतों पे तनकीद करती है। सर आप हकीकत में रहें, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस अदलिया जो 140 नंबर पे इस वक्त मौजूद है, उसको देखने के लिए क्या आपने ऐसा काम किया जिसमें जैसे आप कहें आप क्रेडिट लें? सबसे पहले 2008 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है पंजाब के अंदर। सेशन जजेस की तनख्वाहें, सिविल जजेस की तनख्वाहें 10 गुना बढ़ा दी गई थीं, उनको गाड़ियां दी गई थी। जिन लोगों ने पंजाब में रिपोर्टिंग की है वो जानते हैं कि बजट में इजाफा कर दिया गया था कि जुडिशरी में एक पॉजिटिव चेंज आए, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हमारी गवर्नमेंट रही है, क्योंकि ये इंतजामी अमूर चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले होते हैं, जितना बजट चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगा है उससे बढ़ के उनको मिला है, जितनी मराद चीफ जस्टिस साहिबान ने मांगी हैं उससे बढ़ के उनको दी गई हैं। अब करप्ट नासिर की निशानदही करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आज भी बैठे हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होता, यानी उसका तरीक़ेकार ही कोई नहीं है कि उसको समाअत के लिए किसने मुकर्रर करना है। 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में ले लिया और उसकी भी पेमेंट किसी थर्ड पार्टी ने की है, और जिससे खरीद रहे हैं वो एक दिन पहले खरीद रहा है, फजिंग की गई है, लेयरिंग की गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके दोनों बेटे जिसने लॉ कॉलेज से फारिग हुए हैं, मेरी तो पहली जो मुझे एक केस की फीस में 47,000 रुपया मिली थी, 15-15, 20-20 लाख की रिटेनरशिप मिली हुई है, क्योंकि ये जज साहब के बेटे हैं तो तमाम सरकारी इदारे पाबंद हैं कि इनको महीने की रिटेनरशिप देनी है, फीस देनी है। उनके पैनल के ऊपर है, बड़े बड़े बैंकों के पैनल के ऊपर हैं, LDA के पैनल के ऊपर हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट के पैनल के ऊपर हैं। ये तो ब्लैकमेलिंग करते हैं सरकारी इदारों को कि हमारे बच्चों को फीसें दी जाएं। जब पेश होते हैं तो यूं मुंह ऊपर करके कहते हैं अंकल रिलीफ दें। अब सामने बैठा अंकल है, वो रिलीफ किस तरह रोकेगा? यही कहानी एक हमारे इधर भाई की है, गुलजार साहब का दामाद था अबू जर सलमान खान न्याजी साहब, आजकल टीवी शीवी पे भी आते हैं। सिर्फ गुलजार साहब के दामाद होने की वजह से उसको लॉन्चिंग पैड मिला, वरना हम जानते हैं ना कि कितना जो है वो महारत थी और कितनी जहानत थी। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने तो भरपूर कोशिश की कि हम अपने दौर में ये काम करें, मगर देखिए अदलिया पे तनकीद बिला वजह नहीं है, बेजा नहीं है। हम दलाइल से बात करते हैं, शवाहिद दे के बात करते हैं, सबूत दे के बात करते हैं। हमने तो भुगता है, और मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका खानदान का ताल्लुक अदलिया के साथ रहा है। मुझे तो दुख होता है ये बातें करते हुए, मगर आप मुझे बता दें कि जब इंसाफ का ये हाल होगा कि सन इन लॉ और मदर इन लॉ बताएगी कि किसको रिलीफ देना है, किसको नहीं देना, एक तरफ दामाद है, एक तरफ सास है, तो चल गई कोर्टें फिर आपकी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब ने जो करप्शन की है, या तो वो कोई एमनेस्टी ले लेते या कोई NRO ले लेते, या इमरान खान साहब को कहते कि ये कई सौ अरब रुपए की करप्शन मुझे माफ़ कर दें, फिर तो बात थी। सज़ा तब होती जब इनकी गाड़ी में मंशियात डाली जाती, सज़ा तब होती जब इनकी घर की खवातीन पे पर्चे दे के उनको चांद रात को बंद कर दिया जाता, सज़ा तब होती जब आप और मैं बैठ के हंस रहे होते कि जी ये परवेज इलाही साहब पे जाली केस डाल दिया है, टूटी चोरी का, भैंस चोरी का, बकरी चोरी का। ज़रूर होती, मेरे पे टूटी चोरी का पर्चा रहा है परवेज इलाही साहब के दौर में, मैंने भुगता है। 2 महीने में भागा रहा हूँ पुलिस के छापों की वजह से। तो टूटी चोरी का पर्चा उस पर देते हैं जिस पे आपके पास इल्ज़ाम लगाने को होता कोई नहीं है।
जो साहबजादे बैठे हैं लंदन में बाप को इस हालत में छोड़ के, कभी आप उनके करतूत उठा के देखें कि पंजाब के अंदर क्या लूट सेल थी और एक एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र अपनी जगह, डेवलपमेंट स्कीम्स अपनी जगह, सिर्फ मास्टर प्लान में 120 अरब रुपया है मेरे भाई। तो इसलिए ये केसेस बनाए नहीं जा सकते, मवाद मौजूद है तो ये केसेस बने हैं, अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं है। वरना यहाँ भी मंशियात डाली जाती, यहाँ भी कोई टूटी चोरी डाली जाती, यहाँ भी कोई बेसलेस एलिगेशन लगाए जाते। सर ऐसा क्यों होता है कि हुकूमत जिस पार्टी की जाती है और उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशंस भी लगते हैं, उसकी फाइलें भी खुलती हैं हुकूमत के अंदर होते हुए, ये अदारे इतने आज़ाद क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपकी पार्टी शुमार दफा हुकूमत में रही है, ये अदारे इतने बाख्तियार क्यों नहीं बनाए गए कि उस वक्त आप जाते? नहीं, उस वक्त भी हाथ डाल रहे थे, उस दौर में भी केसेस शुरू हो गए थे। FIA के अपने केसेस हैं, NAB के अपने केसेस हैं, मगर हमारी लीडरशिप का एक जहन है। मुझे कभी मेरे सदर ने, मेरे कायद ने बुला के नहीं कहा कि फ़लाँ पे फ़लाँ केस बना दो या फ़लाँ पे फ़लाँ केस बनना चाहिए। वो बात भी नहीं करते केसेस के ऊपर। उनकी कोशिश होती है कि मुल्क की तरक्की, मुल्की मामलात पे बात की जाए। तहरीक इंसाफ की पार्टी थी जो शाम को शाबाशें मिलती थीं गालम गलोच के ऊपर, बद तहजीबी के ऊपर, बदतमीज़ी के ऊपर, केसेस बनाने के ऊपर। आज मुझे बताएं ना, हमने तो इधर ही रहना, इसी मिट्टी में दफन होना है। आज किधर है शहजाद अकबर जो केसेस बनाते थे? आज क्यों मुल्क से बाहर हैं? या आज किधर है शहबाज गिल? उनका क्या फ्यूचर है? पूरे मुल्क से इंतकाम लेके मैंने एक टॉक शो किया शहबाज गिल साहब के साथ। शुरू में मेरे घर पे शाम को उन्होंने इंक्वायरी की, एक कागज़ भेज दिया, क्योंकि टॉक शो में मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। हमने तो ये चीज़ें देखी हैं। तो इदारे आज़ाद हैं, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इंतकाम का अंसर मौजूद है। हाफिज़ साहब सीनियर नजर, हाफिज़ साहब। इस वक्त पूरी कौम का जो मसला है वो है महंगाई, बिजली के बिल। आपकी हुकूमत पिछले 16 माह रही है और इस वक्त तो सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक तो शहबाज साहब भी लंदन चले गए, फिर डार साहब भी लंदन चले गए। मुस्लिम लीग नून जिसने महंगाई के खिलाफ मार्च भी किया था, PDM के प्लेटफॉर्म से सब आए थे। अब इस अवाम के आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। सारा मलबा ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत पर डाल के आप अपनी गली से निकलना चाह रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। आप सब बहुत शुक्रिया। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी, जब हमें बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, पूरी की पूरी पार्टी को तोड़ के एक तहरीक इंसाफ नामी पार्टी बनाई गई रातों रात। एक मशीनरी खड़ी की गई, जनूबी पंजाब महाज पटके पहनाए गए, जहाज़ों में लोगों को लाद के बनी गला पहुंचाया गया। तब डॉलर 110 120 पे था, पेट्रोल 100 रुपये पे था, बिजली 10-12 रुपये यूनिट थी। बड़ा अच्छा पाकिस्तान चल रहा था। प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग जिन लोगों की तरफ से की गई, आज जवाब देना कि 4 साल में तर्जुमानों के इजलास के अलावा मुझे बता दें, ट्रैक पैंट्स पहन के, काली ऐनकें लगा के 11 बजे दफ्तर जाओ, 5 बजे घर आओ, तर्जुमानों का इजलास करो, IMF की बड़के मारो कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। हमने तो सुना था डायरी लेके गया, डायरी के अंदर घड़ियाँ, हीरे जवाहरात, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट और नेकलेस मौजूद है, ये हमें पता नहीं था। 4 साल जो मजालिम ढाए गए हैं, 6 महीने असद उमर ने ज़ाया किए। IMF की शराइत दिन ब दिन, अगर उस वक्त मुआहदा हो जाता आज हालात बेहतर होते। 6 महीने असद उमर ने ज़ाया किए और 2 वज़राए ख़जाना साबका पीपल्स पार्टी के अदवार के हफीज़ शेख और शौकत तरीन साहब को मौका दिया गया, उन्होंने किस्मत आजमाई। 16 माह में हमने तो मलबा उठाया ना, अपनी सियासत दाव पे लगाई रियासत को बचाने के लिए कि अगर खुदा ना खासा ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होता तो डॉलर 500-600 पे होता, एयरलाइनें बंद हो जाती, सरमायाकारी बंद हो जाती, इंडस्ट्री बंद हो जाती, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती। हमने तो उस चीज़ को आके बचाया है। और वो 16 माह आपके सामने हमने क्या किया है, वो भी आपके सामने। जो 4 साल हुकूमत की, मुझे बता दें 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी। आज पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जाएं, अगर तो वो लाहौर के PKLI हॉस्पिटल से बेहतर है तो आप मुझे सजा दे दें। आज अगर BRT पेशावर, BRT लाहौर से बेहतर है तो मुझे पकड़ लें। यानी इतनी करप्शन, इतनी बदउनवानी, इतनी नाअहली कि आपकी 10 साल एक सूबे में हुकूमत है, बेड़ा गर्क कर दिया सूबे का। आज दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है और फैशन बन गया है कि तालिबान को वापस ला के जिन लोगों ने सेटल किया, बड़े बड़े लोग थे, ये खान साहब शामिल थे, ईमान मजारी साहिबा की वालदा साहिबा शामिल थी। आज लोग शहीद हो रहे हैं, रोज एक जवान या एक अफसर शहीद होता है फौज का। TTP को कौन वापस लेके आया, किसने प्रो TTP पॉलिसी बनाई, सब जानते हैं। हम तो दहशत गर्दी से मुल्क को पाक करके गए थे। हम तो
अशियाए खुर्दनोश सस्ती करके छोड़ के गए थे, हम तो सीपैक को तेज करके गए थे। सीपैक को स्लो किसने किया? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को खराब किसने किया? वो 4 साल की दास्तान है और वो एक्सपेरिमेंट इमरान खान है जो इस चीज़ की जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ साहब भी जल्द वापस आएंगे, कोई उनका लंबा स्टे वहाँ पे नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएंगे चंद रोज़ में। और आके ये जो महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज है, मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल उसमें शामिल होना चाहिए। आप बड़ी देर से नहीं, देखिए मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक किसी भी चीफ जस्टिस के टेन्योर के साथ है। 15 अक्टूबर की डेट अनाउंस की गई है, मुशावरत के बाद की गई है, और मैं कोई इस पे बात नहीं करना चाहता कि चीफ जस्टिस कोई आ रहे हैं, बट 16 सितंबर इस मुल्क में एक अहम दिन होगा, एक स्याह दौर का खात्मा होगा और एक जो कानून की धज्जियां बिखेरी गई उस दौर का खात्मा होगा। बहुत शुक्रिया जी। चीफ जस्टिस साहब, कोई भी चीफ जस्टिस हो, क्या किसी सरकारी अफसर को बुला सकता है और चीफ जस्टिस ड्यूटी के दौरान जगह जगह जाके छापे मार सकता है? कानूनी हैसियत है उसकी? देखिए बात यह है, ये एक गलत ट्रेंड बन गया इस मुल्क में कि आप सरकारी अफसरों पे अपना रोब जमाएं, उनको प्रेशराइज करें, जगह जगह जाके छापे मारें। ये इंतजामिया का काम है, जुडिशरी का काम नहीं। जुडिशरी अपना काम करे। थैंक यू। कपड़े उतर गए।